नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश संचेती और स्वागत है आपका एसिस प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी सर्विस में। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर कोई भी अगर हम लोग को फैक्ट्री खोलनी है, फूड फैक्ट्री या नॉन फूड फैक्ट्री, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि हम लोग प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करें। प्रोडक्ट में हम लोग फूड की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर हमको सॉस पिकल्स इंडस्ट्री फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में अगर हमको खोलना है, या हमको डेयरी खोलना है, या हमको नमकीन स्वीट्स में खोलना है, या हमको नॉन फूड में फिनाइल वगैरह कोई भी खोलनी है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है। उसके हिसाब से कंपनी का नाम सजेशन रहेगा। जैसे अगर हमको कोई स्वीट्स एंड नमकीन में इंडस्ट्री खोलनी है, तो कंपनी का नाम एबीसी स्वीट्स एंड नमकीन प्राइवेट लिमिटेड, या बेवरेजेस में खोलनी है तो एबीसी फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। तो एबीसी फूड या नॉन फूड उसके रिलेटेड अगर होगा तो कंपनी के कस्टमर को, जो भी आपके कंज्यूमर है, उनको थोड़ा सा रियलाइज नहीं आएगा कि कंपनी किस चीज की है और कंपनी क्या क्या चीज में डील करती है। इसमें आपको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बाद में प्रोडक्ट दूसरा लॉन्च नहीं कर सकते हैं। जैसे आईटीसी इंडियन टबैको कंपनी, उसका फुल फॉर्म है, तो वो पहले उसने टबैको किया, लेकिन उसके बाद कंपनी इतनी ग्रो होगी तो फूड एंड बेवरेज सेक्टर सब में आ गई। तो लेकिन स्टार्टिंग फोकस आपका कौन सा प्रोडक्ट में है, उसके हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम आप चयन करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद आता है कंपनी का नाम। कंपनी के नाम में आपने चॉइस कर लिया कि कहाँ क्या नाम रखना है। अब प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन एंटिटी होती है जो आप कंपनी का नाम आप रख सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रेडेंशियल आपकी इजी हो जाती है मार्केटिंग में। बैंक से जब आप बात करते हैं, वो जब भी आपको कोई कंज्यूमर से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, तब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वजन ज्यादा होता है। फ्यूचर में आप अगर कंपनी आपकी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए, अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, तो आपको फंडिंग की आवश्यकता होगी। आप पब्लिक इशू में जा सकते हैं, प्राइवेट फंडिंग में आपको आना पड़ेगा, क्राउड फंडिंग में आना पड़ेगा। उन सब चीजों के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही चाहिए। तो इनिशियली प्रोप्राइटरशिप फर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसेस में डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको एक्सपेंसेस आपके लिए ओके है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑलवेज प्रेफरेबल। उससे आपको ब्रांड, अगर आपका ब्रांड है, अगर समझ लीजिए कृष्णा, और आपकी कंपनी का नाम कृष्णा फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको ट्रेडमार्क में भी बहुत ज्यादा इजी होता है। एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म से हम लोग जो सर्च करते हैं, उसमें भी बहुत इजी होता है। सारे फायदे आप सीए से बात कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। उसके बाद अगर आप पहले प्रॉपर्टी फर्म करते हैं, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं, उससे ये होता है कि आपको फिर कंपनी का नाम चेंज करो, कोई भी रजिस्ट्रेशन है उसकी फिर आपको चेंज करना पड़ता है, लाइसेंसिंग चेंज करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके पास में फोकस क्लियर है, गोल क्लियर है, तो ऑलवेज आई सजेस्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। उसके बाद आपने प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करेंगे, वो चीज हो गया। अब प्रोडक्ट लॉन्च में हम लोग आते हैं कि प्रोडक्ट आपको कौन सा, सपोज एग्जांपल कर रहा हूं मैं सॉस की, तो सॉस आपने टमाटो केचप चिली सोया कर दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन उन सब की सेल बहुत कम है, तो वो आपको लॉन्च करना है या नहीं करना है। ड्रिंक्स में आपने एक लॉन्च कर दिया जीरा, उसके बाद बाकी जो फ्लेवर है उन सब की सेल कितनी परसेंटेज है, उसके बाद वो फ्लेवर लॉन्च करना है या नहीं करना है। क्योंकि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपकी जो एक्सपेंसेस आनी है, ऑलवेज इसको माइंड में रखिए कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। अगर उसकी परसेंटेज सेल बहुत ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट में आप अपना दिमाग लगाइए, वरना जो प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है उस प्रोडक्ट में आपको ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। तो वो फ्लेवर आपको उस हिसाब से चयन करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है। तो हमने कंपनी फॉर्मेशन कर लिया, उसका प्रोडक्ट का सोच लिया, ब्रांड आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो भी आपका ब्रांड ट्रेडमार्क वगैरह करवाना है वो आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर आता है जीएसटी सर्टिफिकेट, पोल्यूशन, आपके वहां के लोकल फसाई नंबर, या फसाई नंबर में दो ऑप्शन है, सेंट्रल या आपका लोकल, आप डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, वो आपके अलग अलग क्राइटेरिया है। तो फसाई नंबर ले लिया आपने, लोकल रजिस्ट्रेशन ले लिया, पैन नंबर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, बैंक लाइसेंस, बैंक के अकाउंट से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आपने सोच लिया कि मेरा सब कुछ ओके है, अब मेरे को ये प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगानी है, तो अब उसके बाद है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो काम में आ सकता है। आपकी कॉस्टिंग, आपको पता चल गया कि मैं अगर सॉस की इंडस्ट्री लगाता हूँ
तो मेरे को इतना प्रॉफिटेबल आएगा, इतना मेरा लॉस होगा, इतना मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अदरवाइज मेरी ये रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आएगी, ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, ये मेरा मशीनरी आएगा। तो ये आपके काम के लिए भी, और बैंक में प्रोजेक्ट आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, लोन वगैरह की अगर आप फंडिंग चाहिए तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट काम आएगा। उसमें हम आपको सारी हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेके मशीनरी वगैरह सब कुछ। अब आपने मशीनरी की बात, मशीनरी आपको कहाँ से लेनी है, कौन से मशीनरी सप्लायर बहुत है, यूट्यूब में आपको चैनल मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आपको लोकल लेने हैं, बाहर से लेने हैं, जहां पे आपको सर्विस सबसे ज्यादा मिले। रॉ मटेरियल्स कौन सा परचेस करना है, कहां से परचेस करना है। अब फैक्ट्री का लैंड, सबसे पहली बात फैक्ट्री का लैंड। फैक्ट्री लैंड समझ लीजिए आपकी, जहां पे आपने लैंड देखा है वहां पे लैंड बहुत सस्ता है, लेकिन आपको रॉ मटेरियल जो है वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लैंड आपकी फिर कोई काम की नहीं, क्योंकि आपको पूरी साल पूरी जिंदगी जो बिजनेस करना है वो आपको रॉ मटेरियल से आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यानी इन जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा पड़ना है, तो वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आपका कोई सबरबन में आपने जगह देखा जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन आपको जहां बेचना है, जो आपका स्टॉक पॉइंट है, जहां पे आपका शहर है, जहां पे वो बहुत दूर है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको इतना ज्यादा हो जाएगा कि लैंड की कॉस्टिंग से कई गुना ज्यादा पड़ जाएगा। तो वो आपको माइंड में रखना है। लेबर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, लेबर अगर वहां पे है ही नहीं, लेबर वहां पे बहुत टफ है, तो वो आपके लिए एक पॉइंट होगा कि लेबर हम वहां पे कहां से लाए। अगर आप एकोमोडेशन दे सकते हैं तो बाहर से लेबर ले सकते हैं, लेकिन लेबर की हमेशा जो भी क्वालिटी है वो हमको आपको जांचनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री में हमेशा आप नहीं रहेंगे, तो आपका जो भी लेबर होगा वो इतनी क्वालिफाइड या इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि वो फैक्ट्री को संभाल सके। उसके बाद आता है लैंड, ले कौन सा, रेंट में ले या हम अपना लैंड ओन करें। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर छोटी सी भी जगह हो, अगर आपके पास फंड कम है, फंड ज्यादा है तो कोई बात ही नहीं, फिर आप जितनी इच्छा जमीन लीजिए। अगर फंड कम है तो थोड़ा सा लैंड लेके स्टार्ट कीजिए, बट कोशिश कीजिए अपनी लैंड पे, क्योंकि फैक्ट्री का शेड, फैक्ट्री का मशीनरी का इंस्टॉलेशन, कोई भी आपको जो वहां पे ट्रांसफार्मर लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो उसका जो इंस्टॉलेशन, फैक्ट्री का सेटअप कॉस्ट, वो आपको एक बार लगना है। आपकी अगर रेंटेड प्रॉपर्टी होगी आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। अगर फंड कम है तो कम जगह लेके काम कीजिए, बट कोशिश कीजिए अपनी जगह पे, या रेंट ले भी रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए जितनी जल्दी ओन कर ले, वरना बार बार चेंजिंग इज वेरी टफ। एक फैक्ट्री का सेटअप चेंज करना करीबन 8 से 10 लाख का खर्चा आ जाता है सारा सेटअप चेंज करने में। तो कोशिश कीजिए अपनी जगह ले, कम जगह ले, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे आप जगह बढ़ाती जाइए। तो लैंड आपने ले लिया, मशीनरी कहां से ली वो आपने सब सर्च कर लिया, या किसी कंसल्टेंट से सलाह कीजिए जो इस चीज में जानकार है, क्योंकि फैक्ट्री, लैंड, मशीनरीज ये एक बार होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज कॉस्ट करता है। अगर कंसल्टेंट सही है, अगर आपको सही गाइड दे रहा है, तो वो आपके पैसे बहुत सारे बचा सकता है, क्योंकि वो खर्चा एक बार होता है, और आपने कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया मशीनरीज वगैरह में, लैंड में, तो वो जितना कॉस्ट हो जाएगा उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो फैक्ट्री, लैंड, मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी आपने देख ली। रॉ मटेरियल की सोर्सेस आपको हमेशा सही होनी चाहिए, लैब सेटअप सही होना चाहिए कि जो इनकमिंग हो, जो इनकमिंग माल आ रहा है वो आपके पास में सही चेकिंग होके आए, एसओपी सारा मेंटेन हो। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर का मतलब हो गया हर एक चीज का प्रोसीड्यूर होगा। अगर कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो आपको किस चेकिंग के माध्यम से वो आपको इन करना है, इन प्रोसेस में कौन से प्रोडक्ट को कैसे रखना है, अनफिनिश गुड्स को कहां रखना है, डिस्पैच गुड्स कहां से डिस्पैच होगा, उसको किस किस प्रोसीड्यूर से मेंटेन करने से क्वालिटी पैरामीटर सब होगी। लैब सेटअप में कौन से आइटम हमको चेक करना है, सॉइल टेस्ट करना है ना, एसिडिटी टेस्ट करना है ना, मेरे को क्या क्या टेस्ट करके हम लोग को मटेरियल डिस्पैच करना है जिससे क्वालिटी मार्केट में हमेशा एक जैसी जाए। तो वो सारे एसओपी आपको मेंटेन करने हैं। लेबर का मैंने आपको बता दिया, लाइसेंसिंग मैंने आपको बता दिया। अब इस रिलेटेड फैक्ट्री सेटअप से लेके आपको जो भी प्रोजेक्ट, सारी चीजों में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो एसएस प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी सारी सर्विस देती है।
हमारी ग्रुप की अगर बात करें एक्सपीरियंस की, करीबन हमने 100 से ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं और पाइपलाइन में है। हम लोग पैन इंडिया लोग सर्विस देते हैं, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, नॉन फूड सेक्टर हम लोग से कवर करते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, जिसमें आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। और अगर ये आपको वीडियो सही लगी है तो आप अपने जो भी जानकारी उनको आप सलाह शेयर कर सकते हैं। तो अगर आई थिंक अच्छे लगेगा आपको वीडियो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और एसएस कंसल्टेंट सर्विस में कांटेक्ट कीजिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो। नमस्कार।